हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं और साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए। अगले सेशन में उसका जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि कल आपने मेरी वीडियो झेल ली, क्योंकि न्यू ईयर के दिन नॉर्मल मान्यता है कि लोग नहीं पढ़ते। और मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि कैलेंडर बदला है, किस्मत नहीं। अभी तो मेहनत जारी है और किस्मत बदलना बाकी है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है पीव। पीव ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू एनॉय और इरिटेट, और अ कॉज ऑफ एनॉयंस मतलब है चिढ़ाना, चिढ़ या खिज। टू एनॉय और इरिटेट इस अर्थ में हम पीव शब्द का प्रयोग करते हैं। या कॉज ऑफ एनॉयंस मतलब है चिढ़ का कोई कारण हो, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, तब हम ये सेंस रखेंगे। सिनोनिम की बात करें, एनॉय, इरिटेट, एजिटेट, इर्क एंड वेक्स। क्या हो जाएगा? एनॉय, इरिटेट, एजिटेट, इर्क एंड वेक्स एक अर्थ में पीव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे, प्लीज, प्लेकेट, डिलाइट एंड अपीस। क्या हो जाएगा? प्लीज, प्लेकेट, डिलाइट एंड अपीस एक अर्थ में पीव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो आज के वर्ड ऑफ द डे में जो रखा गया वर्ड है वो है पीव। आप इसको कॉमनली इरिटेट, एजिटेट, एनॉय इस अर्थ में आप रख सकते हैं, चिढ़ाने के सेंस में कि टू एनॉय और इरिटेट इस अर्थ में इसको रखा जा सकता है। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात की मैंने, एनॉय, इरिटेट, एजिटेट, इर्क, वेक्स। और एंटोनिम की बात की, प्लीज, प्लेकेट, डिलाइट एंड अपीस एक अर्थ में पीव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है व्हाट पीव्ड हर मोस्ट वाज हिज थॉटलेसनेस। क्या है? व्हाट पीव्ड हर मोस्ट वाज हिज थॉटलेसनेस। एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हाट पीव्ड हर मोस्ट वाज हिज थॉटलेसनेस। तो इसको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें। टू एनॉय, टू इरिटेट इस अर्थ में आप इरिटेट और एनॉय बहुत कॉमन शब्द है, आप इसको रिप्लेस करके देखिए यहां पर किस तरीके से लिखा हुआ है, व्हाट पीव्ड हर, है ना। इरिटेटेड हर की जगह पर, एनॉयड हर की जगह पर पीव्ड हर लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप भी एक दो सेंटेंस पर आएंगे तो ये जहन में आपके रह जाएगा। मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि जब सेशन देखिए तो उसके हिसाब से कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल को देखते हुए और शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हुए उसके हिसाब से आप एक दो सेंटेंस खुद से क्रिएट करेंगे तो वो उस शब्द के साथ आप ज्यादा फ्रेंडली हो पाएंगे। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला वर्ड है ये है सिट इन। ठीक है, ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है और फ्रेजल वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है। जी हाँ, कुछ कुछ ऐसे राइटर होते हैं जिनकी अगर एडिटोरियल आ जाती है ना तो उस दिन का दिमाग खराब हो जाता है। और आज के सेशन में जो है देखिए सफर कितना लंबा होता है। सिट इन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन विच डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑक्यूपाई अ प्लेस रिफ्यूजिंग टू लीव until their demands are met। मतलब है कि सिट इन का मतलब है कि कोई अगर प्रोटेस्ट है वहां पर डेमोन्स्ट्रेटर्स क्या करते हैं कि किसी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं वहां से हटने से जब तक कि उनकी बात नहीं मानी जाती है। दूसरा है टू अटेंड अ मीटिंग और डिस्कशन विदाउट टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन इट। मतलब है किसी मीटिंग और डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट मतलब शामिल होते हो बट उसमें एक्टिव जो है रोल नहीं निभाते हो, है ना, विदाउट टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन इट। उसके बाद तीसरा है कि अगर हम ग्रुप और पीपल के लिए करें तो ऑक्यूपाई अ प्लेस एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब है किसी जगह पर उस जगह से को खाली करने के लिए वो तैयार ना हो तो उसके लिए भी हम सिट इन शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है धरना। पहला वाला जो मीनिंग है धरना, हड़ताल जिसमें मजदूर कार्यशाला खाली ना करे। ये तीसरा वाला मीनिंग है हड़ताल जिसमें मजदूर कार्यशाला खाली ना करे। और दूसरा वाला जो है टू अटेंड अ मीटिंग और डिस्कशन, मतलब उसको आप अटेंड कर रहे हैं बट उसमें आप एक्टिव भूमिका नहीं निभा रहे, चुपचाप आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बस अटेंड हो गए, तो उसके लिए भी हम सिट इन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, डिसेंट एंड बॉयकॉट। क्या हो जाएगा? स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, डिसेंट एंड बॉयकॉट एक अर्थ में सिट इन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अप्रूवल, सैंक्शन एंड एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? अप्रूवल, सैंक्शन एंड एग्रीमेंट एक अर्थ में सिट इन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है सिट इन, अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन विच डेमोन्स्ट्रेटर्स ऑक्यूपाई अ प्लेस रिफ्यूजिंग टू लीव अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट।
और दूसरा है टू अटेंड अ मीटिंग और डिस्कशन विदाउट टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन इट। तीसरा है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्यूपाई अ प्लेस एज अ फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट, मतलब है हड़ताल, धरना, हड़ताल जिसमें मजदूर कार्यशाला खाली ना करे, किसी मीटिंग में शामिल होना बट उसका एक्टिव भूमिका ना निभाना, इस अर्थ के लिए भी हम सिट इन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैनेजमेंट मेड सम इक्विवोकल कमेंट्स ऑन द सिट इन। क्या है? द मैनेजमेंट मेड सम इक्विवोकल कमेंट्स ऑन द सिट इन। चलिए अगला जो शब्द है वो है एलिजेंस। एलिजेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट, बिलीफ एटसेट्रा। नेता, सरकार, विश्वास आदि के प्रति निष्ठा व समर्थन, है ना। एलिजेंस का मतलब होता है सपोर्ट, किसके लिए? किसी लीडर के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी मान्यता के लिए, उस अर्थ में हम एलिजेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। सर इनकी बात करें लॉयल्टी, फिडेलिटी एंड ओबीडियंस। क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, फिडेलिटी एंड ओबीडियंस एक अर्थ में एलिजेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी एंड इनफिडेलिटी। क्या हो जाएगा? डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी एंड इनफिडेलिटी एक अर्थ में एलिजेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेशन में जो दूसरा शब्द है वो है एलिजेंस। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट, बिलीफ एटसेट्रा, मतलब है नेता, सरकार, विश्वास आदि के प्रति निष्ठा व समर्थन। सिनोनिम है लॉयल्टी, फिडेलिटी, ओबीडियंस। एंटोनिम है डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी एंड इनफिडेलिटी। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है सोल्जर्स हैव टू स्वेयर एलिजेंस टू द क्राउन और द किंग, है ना। सोल्जर्स हैव टू स्वेयर एलिजेंस टू द क्राउन और द किंग। चलिए आज के सेशन में जो अगला वर्ड है वो है एनकोमियम। एनकोमियम नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली। मतलब है कि या तो कोई स्पीच हो या पीस ऑफ राइटिंग जो किसी की यानी व्यक्ति वस्तु दोनों में से किसी की बहुत हाईली प्रशंसा करे, है ना। पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली, इस अर्थ में एनकोमियम शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रशंसा, स्तुति या गुणगान, इस अर्थ में एनकोमियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड पैनेजेरिक। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड पैनेजेरिक। एंटोनिम की बात करें ब्लेम, सेंसर, क्रिटिसिज्म एंड स्लर। क्या हो जाएगा? ब्लेम, सेंसर, क्रिटिसिज्म एंड स्लर एक अर्थ में एनकोमियम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एनकोमियम, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली, मतलब है प्रशंसा, स्तुति, गुणगान, इस अर्थ में हम एनकोमियम शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉम्प्लीमेंट, प्रेज एंड पैनेजेरिक। एंटोनिम है ब्लेम, सेंसर, क्रिटिसिज्म एंड स्लर। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है हर स्पीच एट द वेडिंग वाज एन एनकोमियम दैट टच्ड द हार्ट्स of everyone present। क्या है? Her speech at the wedding was an encomium that touched the hearts of everyone present। यहां पर पहला शब्द है एनकोमियम, मतलब है प्रशंसा, स्तुति और गुणगान, इस पेज का पहला शब्द। अगला जो है वो है एप्रीहेंड। बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, आप जानते हैं, चूंकि लिस्ट में नहीं था इसलिए मैंने डाल दिया। यूज्ड अबाउट द पुलिस टू कैच समवन और समथिंग और अरेस्ट हिम और हर, इस अर्थ में हम एप्रीहेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। या टू अंडरस्टैंड समथिंग, समझने के अर्थ में भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है समझना और गिरफ्तार करना। उल्टा हो गया सेंस, बाद वाला पहले वाले का और पहला वाला बाद वाला का है। अगर पुलिस के लिए कहें तो टू कैच समवन एंड अरेस्ट हिम और हर, किसी को पकड़ना, उसको गिरफ्तार करना, इस अर्थ में हम एप्रीहेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा टू अंडरस्टैंड समथिंग, इस अर्थ में भी एप्रीहेंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड एंड डिसर्न। क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड, कंप्रीहेंड एंड डिसर्न एक अर्थ में एप्रीहेंड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें मिसइंटरप्रेट, मिसअंडरस्टैंड एंड मिस। क्या हो जाएगा? मिसइंटरप्रेट, मिसअंडरस्टैंड एंड मिस एक अर्थ में एप्रीहेंड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज का दूसरा शब्द है वो है एप्रीहेंड। अगर हम पुलिस की बात करें, उसके संदर्भ में बात करें तो टू कैच समवन एंड अरेस्ट हिम और हर, मतलब है गिरफ्तार करना, इस अर्थ में भी हम एप्रीहेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टू अंडरस्टैंड समथिंग, इस अर्थ में भी एप्रीहेंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट नाइट पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट। क्या है? लास्ट नाइट पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट। क्या कह रहा है? लास्ट नाइट द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट। देखिए सेशन में आज थोड़ा सा चेंज है कि मैं और सब दिन क्या करता था कि पेज पर लास्ट में बताता था कि दो शब्द है और दोनों को फिर से मैं एक बार रिव्यू करता था। आज मैं इसको नहीं कर रहा हूं क्योंकि शब्दों की संख्या थोड़ी सी इधर पिछले 1.5 महीने से जो शब्दों की संख्या चल रही थी उससे थोड़ी ज्यादा है और सेशन थोड़ा लंबा होगा, इसमें थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और लास्ट में आने वाले सारे वर्ड एक पर एक है, बड़े मजेदार है, तो भगा भगा करके मत देखिए, शुरू से अंत तक बने रहिए, नोट डाउन कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को और डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर जहां जहां आप शेयर करते हैं कर दीजिए, क्योंकि आपके प्यार ने इस चैनल को यहां तक लाया है और आप इस प्यार को बनाए रखिए। चलिए, तो यहां पर क्या है कि अभी मैं रिपीट नहीं करता हूं। पहला है एनकोमियम, प्रशंसा, स्तुति, गुणगान। दूसरा है एप्रीहेंड, समझना या गिरफ्तार करना। अगला जो शब्द है वो है सैंग्विन।
सैंग्विन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। क्या है? चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। इसके कई और मीनिंग होते हैं, लेकिन संदर्भ के हिसाब से जो मीनिंग था मैंने उसकी चर्चा की है। अगर आप चाहो तो डिक्शनरी में से इसके दूसरे मीनिंग को सर्च करके वहां पर लिख सकते हो। ये आपको खुद मदद करनी पड़ेगी, संदर्भ के हिसाब से खुद समझना पड़ेगा हर चीज। देखिए बच्चों में गड़बड़ी क्या होती है ना, वो चाहते हैं कि शिक्षक हर चीज लिखा दे। उनकी अगर दिली इच्छा पूछी जाए तो वो तो चाहते हैं कि ऐसा पढ़ाओ कि क्वेश्चन ही आ जाए, जो आप पढ़ा रहे हो वही पूछते हैं। ऐसा नहीं होता है बॉस, आप अपनी बुद्धि और क्षमता बढ़ाओ, रिजल्ट मिलेगा। तो अगर सैंग्विन का कोई दूसरा मीनिंग मिल रहा है तो आप उसको भी वहीं पर टांग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर मतलब है भविष्य के प्रति आशावान और विश्वासपूर्ण और आशावादी। इस अर्थ में हम सैंग्विन शब्द का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में? भविष्य के प्रति आशावान, विश्वासपूर्ण और आशावादी, यानी ऑप्टिमिस्टिक के अर्थ में हम सैंग्विन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड पॉजिटिव। क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड पॉजिटिव एक अर्थ में। सैंग्विन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पेसिमिस्टिक, ग्लूमी एंड डूबियस। क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक, ग्लूमी एंड डूबियस एक अर्थ में सैंग्विन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है वो है सैंग्विन, चीयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के प्रति आशावान तथा विश्वासपूर्ण, आशावादी। इस अर्थ में हम सैंग्विन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड पॉजिटिव। एंटोनिम है पेसिमिस्टिक, ग्लूमी एंड डूबियस। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। क्या है? दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। चले अगला जो शब्द है वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन वर्ब की तरफ नहीं, गलत है ये। रेस्टिट्यूशन नाउन की तरह प्रयोग होगा। इसको अगर हम रेस्टिट्यूट शब्द यूज करें तब वो वर्ब की तरह प्रयोग हो सकता है। रेस्टिट्यूशन नाउन की तरह प्रयोग होगा। इसका मतलब है द रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर स्टोलन और लॉस्ट, या फिर पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस। इस अर्थ में हम रेस्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं। लौटाना, वापसी, क्षतिपूर्ति या पुनः स्थापना। क्या है? रेस्टिट्यूशन जो होता है द रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर स्टोलन और लॉस्ट, और पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस, यानी क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापना, या जो चीज खो गई या चुरा ली गई उसको वापस लौटाना, वापसी। इस अर्थ में हम रेस्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जिस शब्द के अंत में TION लगा हुआ होता है ये नाउन होता है। यहां पर ये मिसप्रिंट है। रेस्टिट्यूट शब्द अगर हम करें तो वो वर्ब की तरह प्रयोग किया जाएगा। चले सिनोनिम देख लेते हैं। कंपनसेशन, रिकम्पेंस एंड रीपेमेंट। क्या हो जाएगा? कंपनसेशन, रिकम्पेंस एंड रीपेमेंट सिनोनिम के तौर पर यूज होगा। एंटोनिम की बात करें, फी, पेनाल्टी, टेकिंग, डेट एंड फॉरफीचर। क्या हो जाएगा? फी, पेनाल्टी, टेकिंग, डेट एंड फॉरफीचर एक अर्थ में रेस्टिट्यूशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है रेस्टिट्यूशन, द रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर स्टोलन और लॉस्ट, और पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस, यानी लौटाना, वापसी, क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापना। इस अर्थ में हम रेस्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? कॉम्पनसेशन, रिकम्पेंस, रीपेमेंट। एंटोनिम है फी, पेनाल्टी, टेकिंग, डेट एंड फॉरफीचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज ऑल्सो ऑर्डर्ड टू पे रेस्टिट्यूशन। क्या है? सी वॉज ऑल्सो ऑर्डर्ड टू पे रेस्टिट्यूशन। चले अगला जो शब्द है वो है टेनुअस। टेनुअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन और इन डाउट, और अ टेनुअस कनेक्शन, आइडिया और सिचुएशन इज वीक एंड पॉसिबली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब है पतला, महीन, कमजोर, अनिश्चित। इस अर्थ में हम टेनुअस शब्द का प्रयोग करते हैं। टेनुअस, वेरी वीक और अनसर्टेन और इन डाउट, और अ टेनुअस कनेक्शन, आइडिया और सिचुएशन इज वीक एंड पॉसिबली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब है ना के बराबर, महीन, पतला, कमजोर, अनिश्चित। इस अर्थ में हम टेनुअस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्लाइट, फ्लिम्जी, फ्रेजिल एंड डेलिकेट। क्या हो जाएगा? स्लाइट, फ्लिम्जी, फ्रेजिल एंड डेलिकेट एक अर्थ में टेनुअस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग एंड सब्सटेंशियल। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग एंड सब्सटेंशियल एक अर्थ में टेनुअस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, टेनुअस, वेरी वीक और अनसर्टेन और इन डाउट, और टेनुअस कनेक्शन, आइडिया और सिचुएशन इज वीक एंड पॉसिबली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब है कि पतला, महीन, कमजोर और अनिश्चित। इस अर्थ में हम टेनुअस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्लाइट, फ्लिम्जी, फ्रेजिल, डेलिकेट। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग एंड सब्सटेंशियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द कनेक्शन बिटवीन मोहित स्टोरी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज टेनुअस। क्या है? द कनेक्शन बिटवीन मोहित स्टोरी एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज टेनुअस, है ना। चले अगला जो शब्द है वो है सोफिस्ट्री।
ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द क्लेवर यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट सीम ट्रू बट आर रियली फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। मतलब है कि ऐसा आर्ग्यूमेंट का क्लेवर यूज जो लगता सच है बट वो है नहीं, और ये किया क्यों जाता है? दूसरों को ठगने के लिए। सोफिस्ट्री का मतलब कुतर्क कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, या फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट का ऐसा चालाक यूज जहां पर कि वो सच दिख रहा हो जबकि वो फॉल्स है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरों को ठगा जा सके। या अ रीजन और एन एक्सप्लेनेशन दैट ट्राइज टू शो दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज रियली फॉल्स। मतलब है ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसा रीजन जो किसी चीज को सच साबित करने के लिए प्रयोग किया जाए जबकि वो झूठ है, उसके लिए हम सोफिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एम्बिग्यूटी, डिसेप्शन एंड फिक्शन। एम्बिग्यूटी, डिसेप्शन एंड फिक्शन एक अर्थ में सोफिस्ट्री के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ट्रुथ, एक्यूरेसी, रियलिटी एंड वेरिटी। क्या हो जाएगा? ट्रुथ, एक्यूरेसी, रियलिटी एंड वेरिटी एक अर्थ में सोफिस्ट्री के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है सोफिस्ट्री, द क्लेवर यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट सीम ट्रू बट आर रियली फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। या फिर ऐसे समझिए, अ रीजन और एन एक्सप्लेनेशन दैट ट्राइज टू शो दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज रियली फॉल्स। मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन जो ऐसा कोशिश किया जाए कि किसी चीज को सच साबित करे जबकि वो सच में झूठ है, इस अर्थ में हम सोफिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कन्विंसिंग माई सेल्फ दैट आई हैड गेन्ड इन सम वे फ्रॉम माई लॉस वॉज जस्ट प्योर सोफिस्ट्री। क्या है? कन्विंसिंग माई सेल्फ दैट आई हैड गेन्ड इन सम वे फ्रॉम माई लॉस वॉज जस्ट प्योर सोफिस्ट्री। हाँ, हम लोग जब हार जाते हैं तो खुद को उस हार से मिले हुए सीख को लेकर के संतुष्ट कर देते हैं। यहाँ कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए, हारे तो क्या हुआ, लॉस हुआ तो क्या हुआ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। ये क्या कह रहा है कि इज प्योर सोफिस्ट्री। कन्विंसिंग माई सेल्फ दैट आई हैड गेन्ड इन सम वे फ्रॉम माई लॉस वॉज जस्ट प्योर सोफिस्ट्री। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्मग। स्मग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्लीज और satisfied about something you have achieved or something you know। मतलब है आत्मसंतुष्टि से पूर्ण। मतलब है कि टू प्लीज और सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग यू हैव अचीव। मतलब है कि आप किसी चीज को जिसने आपने अचीव किया है या जो आप जानते हो, समथिंग यू नो, उससे आप आत्मसंतुष्ट हो। क्या कह रहा है? टू प्लीज और सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग यू हैव अचीव्ड और समथिंग यू नो, आत्मसंतुष्टि से पूर्ण। इस अर्थ के लिए हम स्मग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्राउड, कंप्लेसेंट एंड एरोगेंट। क्या हो जाएगा? प्राउड, कंप्लेसेंट एंड एरोगेंट एक अर्थ में स्मग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, हम्बल, मॉडेस्ट एंड डिफिडेंट। क्या हो जाएगा? हम्बल, मॉडेस्ट एंड डिफिडेंट एक अर्थ में स्मग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज पर वो है स्मग, टू प्लीज और सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग यू हैव अचीव्ड और समथिंग यू नो। मतलब है आत्मसंतुष्टि से पूर्ण, जो चीज आपने अचीव किया है या जो आप जानते हो उसमें आप उससे खुश भी हो और बहुत सेटिस्फाइड हो, इस अर्थ में स्मग शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज बीन unbearably smug since he gave up smoking। क्या है? he has been unbearably smug since he gave up smoking। चलिए अगला जो शब्द है वो है nadir। अब देखिए ये nadir उच्चारण ब्रिटिश में है, नादिर अमेरिकन में उच्चारण करते हैं। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है nadir। इसका मतलब होता है द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का जो सबसे वर्स्ट मोमेंट होता है, स्थिति विशेष का सबसे बुरा समय, nadir कहते हैं। नादिर भी कह सकते हैं इसको, अधोबिंदु कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, बॉटम, डेप्थ एंड बेस। क्या हो जाएगा? बॉटम, डेप्थ एंड बेस एक अर्थ में nadir के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, जेनिथ, एक्मे एंड क्लाइमेक्स। क्या हो जाएगा? जेनिथ, एक्मे एंड क्लाइमेक्स एक अर्थ में nadir या nadir के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है nadir या nadir, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, स्थिति विशेष का सबसे बुरा समय या अधोबिंदु। मतलब है बॉटम, डेप्थ एंड बेस एक अर्थ में nadir के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। जेनिथ, एक्मे एंड क्लाइमेक्स इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज एट द nadir ऑफ हर करियर। क्या है? सी इज एट द nadir ऑफ हर कैरियर। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, nadir दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रिसिंक्ट। यह नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एरिया अराउंड अ प्लेस और बिल्डिंग समटाइम्स सराउंडेड बाय अ वॉल। मतलब है अहाता, घेरे से कह सकते हैं। द एरिया अराउंड अ प्लेस और बिल्डिंग समटाइम्स सराउंडेड बाय अ वॉल, या फिर अ पार्ट ऑफ अ सिटी दैट हैज इट्स ओन पुलिस स्टेशन या द पुलिस स्टेशन इन दिस एरिया। इस अर्थ में हम प्रिसिंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। अहाता, नगर का वह क्षेत्र जिसका अपना पुलिस थाना हो, इस अर्थ में विशेष करके, और अहाता, घेरा, इस अर्थ में विशेष करके प्रिसिंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। और भी कई अर्थों में यह प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ मिला जुला करके कुछ ऐसा ही होता है। प्रिसिंक्ट
सिनोनिम की बात करें, कन्फाइंस, लिमिट्स एंड बाउंड्स, क्या हो जाएगा? कन्फाइंस, लिमिट्स एंड बाउंड्स एक अर्थ में प्रिसिंक्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम यहां कुछ ऐसा लगा नहीं, अहाता, नगर का, पुलिस क्षेत्र, थाना, तो इस अर्थ में हम प्रिसिंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है प्रिसिंक्ट, द एरिया अराउंड अ प्लेस और अ बिल्डिंग समटाइम्स सराउंडेड बाय अ वॉल, मतलब है अहाता। दूसरा मीनिंग है अ पार्ट ऑफ अ सिटी दैट हैज इट्स ओन पुलिस स्टेशन, द पुलिस स्टेशन इन दिस एरिया, यानी नगर का वह क्षेत्र जिसका अपना पुलिस थाना हो। इस अर्थ में हम प्रिसिंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग वर एंटर्ड बाय अ गेटवे, क्या है? द प्रिसिंक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग वर एंटर्ड बाय अ गेटवे। चले अगला जो शब्द है वो है स्टीम रोल। स्टीम रोल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिफीट समवन और फोर्स देम टू डू समथिंग यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी, मतलब है कुचल देना, कुचल डालना या बलपूर्वक लाना या बलपूर्वक किसी से कुछ करवाना। क्या कहता है? हरा देने के सेंस में, टू डिफीट समवन और फोर्स देम टू डू समथिंग यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी, यानी कुचल डालना, कुचल देना और बलपूर्वक लाना। इस अर्थ में हम स्टीम रोल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम के हैं फ्लॉग, डिफीट, कॉन्कर एंड क्रॉस, क्या हो जाएगा? फ्लॉग, डिफीट, कॉन्कर एंड क्रॉस एक अर्थ में स्टीम रोल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, लूज, सरेंडर एंड सकम, क्या हो जाएगा? लूज, सरेंडर एंड सकम एक अर्थ में स्टीम रोल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है वो है स्टीम रोल, टू डिफीट समवन और फोर्स देम टू डू समथिंग यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी। इस अर्थ में हम स्टीम रोल का प्रयोग करते हैं। कुचल डालना या बलपूर्वक लाना, कुचल देना, हरा देना, पराजित कर देना, इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। स्टीम रोल, फ्लॉग, डिफीट, कॉन्कर एंड क्रॉस एक अर्थ में इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। लूज, सरेंडर एंड सकम एक अर्थ में स्टीम रोल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द टीम स्टीम रोल देयर वे टू विक्ट्री, क्या है? द टीम स्टीम रोल देयर वे टू विक्ट्री। चलिए अगला जो शब्द है वो है फायर ब्रांड। फायर ब्रांड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एनकरेजेस अदर पीपल टू टेक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन ऑफन कॉजिंग ट्रबल, मतलब है अत्यंत उत्साही व्यक्ति जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है जिससे प्रायः उपद्रव फैलता है, फैलता नहीं है, फैलता है। A person who encourages other people to take strong political action, often causing trouble. अत्यंत उत्साही व्यक्ति जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है जिससे प्रायः उपद्रव फैलता है, उसको कहते हैं फायर ब्रांड। सिनोनिम की बात करें, रेडिकल, एजिटेटर एंड डेमागोग, क्या हो जाएगा? रेडिकल, एजिटेटर एंड डेमागोग एक अर्थ में फायर ब्रांड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटोनिम कहें तो पीस मेकर एंड रिकंसाइलर, क्या हो जाएगा? पीस मेकर एंड रिकंसाइलर एक अर्थ में फायर ब्रांड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो फायर ब्रांड इस पेज का पहला शब्द है, अ पर्सन हु इनकरेजेस अदर पीपल टू टेक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन ऑफन कॉजिंग ट्रबल, इस अर्थ में हम फायर ब्रांड शब्द का प्रयोग करते हैं। अत्यंत उत्साही व्यक्ति जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है जिससे प्रायः उपद्रव फैलता है, इस अर्थ में हम फायर ब्रांड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। he is trying hard to dispel his image as a left wing firebrand, क्या है? he is trying hard to dispel his image as a left wing firebrand। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंट्राइव। कंट्राइव एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मैनेज टू डू समथिंग ऑल्दो देयर आर डिफिकल्टीज, और टू प्लान और इन्वेंट समथिंग इन अ क्लेवर एंड और डिसऑनेस्ट वे, मतलब है कि उपाय निकालना और कोशिश करना, है ना? क्या कह रहा है? फिर से यहां पर जो है उल्टा हो गया है मीनिंग में। टू मैनेज टू डू समथिंग ऑल्दो देयर आर डिफिकल्टीज, मतलब किसी चीज का उपाय निकालना, पहला भी मीनिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टू प्लान और इन्वेंट समथिंग इन अ क्लेवर एंड और डिसऑनेस्ट वे, मतलब किसी तरीके से कुछ कोशिश करना, इन्वेंट करने का, खोज करने का, कुछ उपाय निकालने का, उस अर्थ में हम कंट्राइव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिवाइस, क्रिएट एंड फैब्रिकेट, क्या हो जाएगा? डिवाइस, क्रिएट एंड फैब्रिकेट एक अर्थ में कंट्राइव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय एंड रेज, क्या हो जाएगा? डिमोलिश, डिस्ट्रॉय एंड रेज एक अर्थ में कंट्राइव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है कंट्राइव, टू मैनेज टू डू समथिंग ऑल्दो देयर आर डिफिकल्टीज, और टू प्लान और इन्वेंट समथिंग इन अ क्लेवर एंड और डिसऑनेस्ट वे, मतलब है चालाकी भरे तरीके से या बेईमानी भरी तरीके से कुछ खोजने, कुछ प्लान करने, कुछ इन्वेंट करने को हम कंट्राइव से यूज कर सकते हैं, मतलब है उपाय निकालना या कोशिश करना, इसके लिए कंट्राइव शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई कैन कंट्राइव टू गेट ऑफ वर्क अर्ली, इफ आई कैन कंट्राइव टू गेट ऑफ वर्क अर्ली आई सी यू लेटर, क्या है? इफ आई कैन कंट्राइव टू गेट ऑफ वर्क अर्ली आई सी यू लेटर।
यहां पर दो शब्द, फायरब्रांड मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को प्रोत्साहित करे जिससे प्रायः जो है समस्या उत्पन्न हो, उपद्रव फैले, उसको कहते हैं फायरब्रांड। और दूसरा है कंट्राइव, उपाय निकालना और कोशिश करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है इरिडेमेबल। इरिडेमेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर ABLE लगा हुआ आता है मोस्ट प्रोबेबली एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, अंत में लगा हुआ हो। इरिडेमेबल का मतलब होता है इन सच अ बैड स्टेट दैट इट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, रिपेयर्ड और सेव्ड। मतलब इतनी बुरी परिस्थिति में कुछ चीज हो कि उसको सुधारा ना जा सके, असुधार्य, निराशाजनक, इतनी बुरी अवस्था में कि न सुधारा न बचाया जा सके, उसको कहते हैं इरिडेमेबल, है ना। रिडीमेबल का मतलब होता है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। और यहां पर इरिडेमेबल का मतलब है कि जिसको भाई सुधारा नहीं जा सकता, इतनी खराब स्थिति में। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनक्यूरेबल, फ्यूटाइल एंड इररिपेरेबल। क्या हो जाएगा? इनक्यूरेबल, फ्यूटाइल एंड इररिपेरेबल। एक अर्थ में इरिडेमेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, क्यूरेबल, रिडीमेबल एंड रिमेडिएबल, है ना। क्या हो जाएगा? क्यूरेबल, रिडीमेबल एंड रिमेडिएबल एक अर्थ में इरिडेमेबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इरिडेमेबल, मतलब होता है इन सच अ बैड स्टेट दैट इट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, रिपेयर्ड और सेव्ड। मतलब है कि इतनी खराब स्थिति में है कि उसको न सुधारा जा सकता है न बचाया जा सकता है, असुधार्य, निराशाजनक। इस अर्थ में हम इस एडजेक्टिव इरिडेमेबल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, देयर आर इरिडेमेबल फ्लॉज इन द लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट। क्या है? देयर आर इरिडेमेबल फ्लॉज इन द लॉजिक ऑफ द आर्ग्यूमेंट। चलिए अगला शब्द है डॉटी, और यह भी एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिटरमिन्ड, ब्रेव एंड अनविलिंग एवर टू स्टॉप ट्राइंग टू अचीव समथिंग। मतलब है दृढ़ निश्चयी, साहसी और कुछ हासिल करने की कोशिश को छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ, यहां पर छोड़ने जोड़ दीजिए, कोशिश को छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब कोई भी ऐसा दृढ़ निश्चयी है जो कुछ करने, कुछ हासिल करने की जो कोशिश करता है उसको बिल्कुल छोड़ने को तैयार ना हो, डिटरमिन्ड हो, ब्रेव हो, अनविलिंग एवर टू स्टॉप ट्राइंग टू अचीव समथिंग। मतलब जब तक कुछ हासिल ना कर ले, रुकने को तैयार ना हो, मानने को तैयार नहीं हो, उसको कहते हैं डॉटी। सनम की बात करें, ब्रेव, वैलिएंट, इंट्रेपिड एंड गट्सी। क्या हो जाएगा? ब्रेव, वैलिएंट, इंट्रेपिड एंड गट्सी। एंटोनिम की बात करें, कोवर्डली, फियरफुल एंड चिकन। क्या हो जाएगा? कोवर्डली, फियरफुल एंड चिकन एक अर्थ में डॉटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है डॉटी, डिटरमिन्ड, ब्रेव एंड अनविलिंग एवर टू स्टॉप ट्राइंग टू अचीव समथिंग। दृढ़ निश्चयी, साहसी और कुछ हासिल करने की कोशिश करने को छोड़ने को तैयार नहीं, है ना। उस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं डाउटी शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी हैज बीन फॉर मेनी इयर्स अ डाउटी कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट्स। क्या है? सी हैज बीन फॉर मेनी इयर्स अ डाउटी कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट्स। मतलब है डाउटी कैंपेनर रही है ना, वुमेन्स राइट्स के लिए। सी हैज बीन फॉर मेनी इयर्स अ डाउटी कैंपेनर फॉर वुमेन्स राइट्स। पहला वर्ड है इरिडेमेबल, मतलब है असुधार्य, निराशाजनक, जिसको कि न सुधारा जा सके न बचाया जा सके। दूसरा शब्द क्या है? डाउटी, मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, साहसी और कुछ हासिल करने की कोशिश करने को छोड़ने को तैयार नहीं, मतलब एकदम अडिग। चलिए अगला जो शब्द है वो है कोरल। कोरल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू गैदर अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर एंड कीप देम इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एन एरिया विद अ फेंस अराउंड इट फॉर हॉर्सेस, कॉज एटसेट्रा ऑन अ फार्म और रैंच, है ना। अब यहां पर देखिए, इसका मतलब है अहाता, बारा या घेरे में लाना। टू गैदर, ये जो टू गैदर करके है कोरल शब्द का प्रयोग ये वर्ब की तरह होगा, और यहां पर जो है एन एरिया विद अ फेंस अराउंड इट फॉर हॉर्सेस, कॉज एटसेट्रा ऑन अ फार्म और रेंच, ये हो जाएगा अहाता, बारा के लिए। और घेरे में लाना ये पहला वाला शब्द का मीनिंग है, ये दूसरे वाले के लिए है ना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनक्लोज, कन्फाइन एंड लॉकअप। क्या हो जाएगा? एनक्लोज, कन्फाइन एंड लॉकअप एक अर्थ में कोरल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फ्री, लिबरेट एंड रिलीज। क्या हो जाएगा? फ्री, लिबरेट एंड रिलीज एक अर्थ में कोरल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है कोरल। कोरल, टू गैदर अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर एंड कीप देम इन अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। एक पर्टिकुलर प्लेस में लोगों को जमा करना, उस जगह पर घेरे में लाना। और दूसरा क्या है? एन एरिया विद अ फेंस अराउंड इट फॉर हॉर्सेस, कॉज एटसेट्रा ऑन अ फार्म और रेंच। इस अर्थ में हम कोरल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, पुलिस कोरल मोस्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन अ स्मॉल एरिया नियर द स्टेशन। क्या है? पुलिस कोरल मोस्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन अ स्मॉल एरिया नियर द पुलिस स्टेशन। नियर द स्टेशन, पुलिस स्टेशन नहीं है, स्टेशन है। पुलिस कोरल मोस्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स इन अ स्मॉल एरिया नियर द स्टेशन।
चलिए अगला जो शब्द है वो है एडुलेशन, और ये नाउन की तरह प्रयोग होगा। एडुलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम एडमायरेशन। एडुलेशन का क्या मतलब है? एक्सट्रीम एडमायरेशन, मतलब है अत्यधिक प्रशंसा और आदर। एडुलेशन का मतलब है अत्यधिक प्रशंसा और आदर, रिस्पेक्ट से भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाए तो एडुलेशन बोल सकते हैं। सिनोनिम कहेंगे वर्शिप, रेवरेंस एंड एडोरेशन। क्या हो जाएगा? वर्शिप, रेवरेंस एंड एडोरेशन एक अर्थ में एडुलेशन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एब्यूज, कैलमिनेशन एंड सेंसर। क्या हो जाएगा? एब्यूज, कैलमिनेशन एंड सेंसर एक अर्थ में एडुलेशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एडुलेशन। बहुत ही आसान, और इसको अपने दैनिक जीवन में आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। किसी को आप रिस्पेक्ट से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप एक्सट्रीम एडमायरेशन, एडुलेशन, अत्यधिक प्रशंसा और आदर, इस अर्थ में आप एडुलेशन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें वर्शिप, रेवरेंस, एडोरेशन। एंटोनिम की बात करें अब्यूज, कैलमिनेशन एंड सेंसर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द बैंड learn to deal with the adulation of their fans। क्या कह रहा है? The band learn to deal with the adulation of their fans। पहला शब्द है कोरल, अहाता, बारा या घेरे में लाना। दूसरा है एडुलेशन, मतलब है अत्यधिक प्रशंसा और आदर, एक्सट्रीम एडमायरेशन। चलिए अगला जो शब्द है वो है ज़ाइटगाइस्ट। ज़ाइटगाइस्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है। ज़ाइटगाइस्ट का मतलब होता है द स्पिरिट और मूड और क्वालिटी ऑफ द टाइम, द स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एज और जनरेशन, मतलब है समय की प्रचलित रीति जो होती है किसी समय में। क्या कह रहा है? द स्पिरिट, मूड और क्वालिटी ऑफ द टाइम, किसी समय का जो है द स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एज और जनरेशन। सिनोनिम की बात करें फ्ली, फ्लेवर, स्पिरिट एंड टोन। क्या है? फ्ली, फ्लेवर, स्पिरिट एंड टोन एक अर्थ में ज़ाइटगाइस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो ओल्ड फैशन एंड आउटडेटेड एक अर्थ में रख सकते हैं। उस समय की है तो उस समय के हिसाब से वो अपडेटेड है, हम उसके आगे पीछे का ले सकते हैं, मॉडर्न भी रख सकते हैं इसके एंटोनिम के तौर पर। तो ज़ाइटगाइस्ट का मतलब क्या है कि द स्पिरिट और मूड और क्वालिटी ऑफ द टाइम, द स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एज और जनरेशन, इस अर्थ में हम ज़ाइटगाइस्ट का प्रयोग करते हैं, समय की प्रचलित रीति। सिनोनिम है फ्ली, फ्लेवर, स्पिरिट और टोन। एंटोनिम के एक अर्थ में ओल्ड फैशन एंड आउटडेटेड रखा जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है ज़ाइटगाइस्ट, मतलब होता है द स्पिरिट, मूड, क्वालिटी ऑफ द टाइम, समय की प्रचलित रीति। एग्जांपल देख लेते हैं। द नॉवेल कैप्चर्ड द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ लेट 1960s। क्या है? द नॉवेल कैप्चर्ड द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ लेट 1960s, है ना, 1960s। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्यूड। फ्यूड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है टू हैव एन आर्गुमेंट विद समवन दैट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंगर एंड सम टाइम वायलेंस। मतलब है लंबे समय से चल रहा जो कोई झगड़ा हो, कोई आर्गुमेंट हो, जिसके चलते कभी कभी बहुत क्रोध और वायलेंस तक हो जाए, उसके लिए फ्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। या एन एंग्री एंड सीरियस आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स दैट कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब है पुश्तैनी रंजिश, पुश्तैनी रंजिश का चलते रहना। दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं फ्यूड, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें स्क्वेबल, बिकर एंड डिस्प्यूट। क्या हो जाएगा? स्क्वेबल, बिकर एंड डिस्प्यूट एक अर्थ में फ्यूड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे अकॉर्ड, एग्रीमेंट एंड काम। क्या हो जाएगा? अकॉर्ड, एग्रीमेंट एंड काम एक अर्थ में फ्यूड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फ्यूड। टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद समवन दैट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंगर एंड समटाइम्स वायलेंस। इस अर्थ में पुश्तैनी रंजिश या एन एंग्री एंड सीरियस आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स दैट कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस अर्थ में भी हम फ्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। पुश्तैनी रंजिश या पुश्तैनी रंजिश का चलते रहना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा, they have been feuding with their neighbors for years। क्या है? they have been feuding with their neighbors for years। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ज़ाइटगाइस्ट, एक बार फिर से सुन लीजिए। द स्पिरिट और मूड और क्वालिटी ऑफ द टाइम, द स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एज और जनरेशन, इस अर्थ में हम ज़ाइटगाइस्ट का प्रयोग करते हैं, समय की प्रचलित रीति। सिनोनिम की बात करें फ्ली, फ्लेवर, स्पिरिट एंड टोन, और एंटोनिम है ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। द नोवेल कैप्चर्ड द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ लेट 1960s। क्या है? द नोवेल कैप्चर्ड द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ लेट 1960s। दूसरा शब्द है फ्यूड। टू हैव एन आर्गुमेंट विद समवन दैट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉजिंग अ लॉट ऑफ एंगर एंड समटाइम्स वायलेंस। पुश्तैनी रंजिश या पुश्तैनी रंजिश का चलते रहना, इस अर्थ में हम फ्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्राका। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फ्राका ब्रिटिश में एंड फ्रैकस अमेरिकन में इस्तेमाल करते हैं। उच्चारण पर नहीं जाइए, आप फ्रैकश भी पढ़ सकते हैं। फ्रैका, अ नॉइजी आर्गुमेंट और फाइट, मतलब है
उपद्रव, डपद्रव नहीं, उपद्रव, दंगा फसाद, इस अर्थ में हम फ्रैकस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्वारल, स्कफल एंड ब्रॉल, क्या हो जाएगा? क्वारल, स्कफल एंड ब्रॉल एक अर्थ में फ्रैकस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, काम, हार्मनी एंड पीस, क्या हो जाएगा? काम, हार्मनी एंड पीस एक अर्थ में फ्रैकस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां जो पहला शब्द है, आप इसको फ्रैकस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉइजी आर्गुमेंट और फाइट, उपद्रव या दंगा फसाद, इस अर्थ में हम फ्रैकस या फ्रैकस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम कहें क्वारल, स्कफल एंड ब्रॉल, एंटोनिम कहें काम, हार्मनी एंड पीस। एग्जांपल देख लेते हैं। He was injured in a Saturday night fracas outside a disco. He was injured in a Saturday night fracas outside a disco. चले अगला जो शब्द है वो है गॉल। गॉल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू मेक समवन फील अपसेट एंड एंग्री, स्पेशली बिकॉज समथिंग इज अनफेयर, or rude behavior showing a lack of respect that is surprising because the person doing it isn't embarrassed or a bitter feeling full of hatred। क्या है? गॉल का जो प्रयोग होता है वो किस अर्थ में होता है? गलत बात पर किसी को परेशान और क्रोधित कर देना, निर्लज्ज, घृणा भरी कटुता, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा वाला मीनिंग समझिए। कह रहा है कि बिहेवियर शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज सरप्राइजिंग बिकॉज द पर्सन डूइंग इट इजंट एम्बैरेस्ड, मतलब जो उसको कर रहा है ना उसको बिल्कुल भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है ऐसे से। तो गॉल उसके लिए टू मेक समवन फील अपसेट एंड एंग्री, स्पेशली बिकॉज समथिंग इज अनफेयर और रूड बिहेवियर, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज सरप्राइजिंग बिकॉज द पर्सन डूइंग इट इजंट एम्बैरेस्ड। मतलब है कि गलत बात पर किसी को परेशान और क्रोधित कर देना, और वो भी तब जबकि करने वाला बिल्कुल एम्बैरेस नहीं है, उसके लिए हम गॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। या अ बिटर फीलिंग फुल ऑफ हेट्रेड, यानी घृणा भरी कटुता, इस अर्थ के लिए भी हम गॉल शब्द का प्रयोग करते हैं। नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात करें, एक्रिमनी, रिसेंटमेंट एंड रैंकर, क्या हो जाएगा? एक्रिमनी, रिसेंटमेंट एंड रैंकर एक अर्थ में गॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एमिटी, हॉस्पिटैलिटी एंड कॉर्डियलिटी, क्या हो जाएगा? एमिटी, हॉस्पिटैलिटी एंड कॉर्डियलिटी एक अर्थ में गॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है गॉल, टू मेक समवन फील अपसेट एंड एंग्री, स्पेशली बिकॉज समथिंग इज अनफेयर और रूड बिहेवियर शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज सरप्राइजिंग बिकॉज द पर्सन डूइंग इट इज एन एम्बैरेस्ड और a bitter feeling full of hatred। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है इट गॉल्स मी टू हैव टू एपोलोजाइज टू हर, क्या है? इट गॉल्स मी टू हैव टू एपोलोजाइज टू हर। चले अगला जो शब्द है वो है जेस्ट। जेस्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू से और डू समथिंग टू अम्यूज पीपल, अ जोक और प्रैंक, समथिंग सेड और डन टू अम्यूज पीपल। मतलब है कि मजाक करना, आमोदित करने के लिए कुछ कहना, चुटकुला, मजाक या प्रहसन, इस अर्थ में हम जेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, जोक, क्विप, बैंटर एंड गैग, क्या हो जाएगा? जोक, क्विप, बैंटर एंड गैग एक अर्थ में जेस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, सॉब, क्राई, बॉल एंड वीप, क्या हो जाएगा? सॉब, क्राई, बॉल एंड वीप एक अर्थ में जेस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां जो पहला शब्द आया है वो इस पेज पर वो है जेस्ट, टू से और डू समथिंग टू अम्यूज पीपल, और अ जोक और प्रैंक, समथिंग सेड और डन टू अम्यूज पीपल। मतलब है कि मजाक करना, आमोदित करने के लिए कुछ कहना, चुटकुला, मजाक या प्रहसन, इस अर्थ में हम जेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? जोक, क्विप, बैंटर एंड गैग। एंटोनिम हो जाएगा सॉब, क्राई, बॉल एंड वीप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कैन समवन जेस्ट अबाउट समथिंग सो इंपॉर्टेंट, क्या है? हाउ कैन समवन जेस्ट अबाउट समथिंग सो इंपॉर्टेंट, क्या है? हाउ कैन समवन जेस्ट अबाउट समथिंग सो इंपॉर्टेंट। चलिए अगला जो शब्द है वो है अशर। अशर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू टेक और शो समबडी वेयर टू गो, और अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स इन अ थिएटर, चर्च एटसेट्रा। मतलब है कि लोगों को गाइड करना, दिखाना, ले जाना कि उसको कहां जाना है, और एक ऐसा आदमी जो कि थिएटर वगैरह में सीट दिखाए, चर्च में सीट दिखाए, उसको भी अशर कहते हैं। मतलब किसी को गंतव्य स्थान दिखाना, जगह पर पहुंचाना, और प्रवेशक, चूंकि ये नाउन वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग हो रहा है तो दोनों अर्थ में ये प्रयोग होगा, उस अर्थ के लिए हम अशर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अटेंडेंट, एस्कॉर्ट, गाइड एंड लैकी, क्या हो जाएगा? अटेंडेंट, एस्कॉर्ट, गाइड एंड लैकी एक अर्थ में अशर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर संदर्भ में ऐसा कुछ लगा नहीं, आपको लगे तो आप लिख लीजिएगा। अशर शब्द का प्रयोग यहां पर जो है इस पेज पर दूसरे शब्द के तौर पर हुआ है। मतलब होता है टू टेक और शो समबडी वेयर टू गो, और अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स इन अ थिएटर, चर्च एटसेट्रा। मतलब है किसी को गंतव्य स्थान दिखाना,
जगह पर पहुंचाना या प्रवेशक, इस अर्थ में हम usher शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है she ushered us into her office and offered us coffee. She ushered us into her office and offered us coffee. क्या है? she ushered us into her office and offered us coffee. यहां पर दो शब्द, पहला है jest, मतलब है मजाक करना, आमोदित करने के लिए कुछ कहना, चुटकुला, मजाक और प्रहसन। दूसरा शब्द है usher, किसी को गंतव्य स्थान दिखाना, जगह पर पहुंचाना या प्रवेशक। चले अगला जो शब्द है वो है treacherous. treacherous एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है किसी इंसान के लिए करें that you cannot trust and who may do something to harm you, और dangerous although seeming safe, मतलब है किसी व्यक्ति के लिए करें तो विश्वासघाती और हानि पहुंचा सकने वाला, धोखेबाज। treacherous खतरनाक, जबकि वो दिखने में सुरक्षित हो, उसके लिए हम treacherous शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें traitorous, disloyal and perfidious। क्या है? traitorous, disloyal and perfidious एक अर्थ में treacherous के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें loyal, faithful, reliable and trusty। क्या हो जाएगा? loyal, faithful, reliable and trusty एक अर्थ में treacherous के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है treacherous, जो कि एक एडजेक्टिव है। किसी इंसान के लिए बात करें that you cannot trust and who may do something to harm you, और dangerous although seeming safe, इस अर्थ में हम treacherous शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें traitorous, disloyal, perfidious। एंटोनिम की बात करें loyal, faithful, reliable and trusty एक अर्थ में treacherous के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। he was weak, cowardly and treacherous। क्या है? he was weak, cowardly and treacherous। चलिए अगला जो शब्द है वो है sorely। sorely एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी मच और सीरियसली, अत्यधिक, गंभीरता से, बहुत ज्यादा या कष्टपूर्वक। sorely का मतलब होता है वेरी मच और सीरियसली। सिनोनिम की बात करें एक्सट्रीमली, हाईली, सीरियसली। एंटोनिम हो जाएगा नेग्लिजिबली, नॉमिनली और स्लाइटली। क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबली, नॉमिनली और स्लाइटली एक अर्थ में sorely के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एक्सट्रीमली, हाईली और सीरियसली sorely के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है sorely, वेरी मच, सीरियसली। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं अत्यधिक, गंभीरता से, बहुत ज्यादा या कष्टपूर्वक sorely शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I was sorely tempted to say exactly what I thought of his offer। क्या है? I was sorely tempted to say exactly what I thought of his offer। यहां पर भी दो शब्द, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव। treacherous मतलब होता है विश्वासघाती, हानि पहुंचा सकने वाला, धोखेबाज, खतरनाक, जो कि दिखने में सेफ हो। दूसरा है sorely, वेरी मच और सीरियसली, अत्यधिक गंभीरता से, बहुत ज्यादा या कष्टपूर्वक, इस अर्थ में इस एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है stoke। स्टोक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक पीपल फील समथिंग मोर स्ट्रांगली और टू ऐड फ्यूल टू फायर एटसेट्रा। उकसाना, भड़काना, भट्टी में कोयला झोंकना, इस अर्थ में हम स्टोक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू मेक पीपल फील समथिंग मोर स्ट्रांगली और टू ऐड फ्यूल टू अ फायर, मतलब है भड़काना, सुलगाना, भट्टी में कोयला झोंकना, इस अर्थ में हम स्टोक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फ्यूल, किंडल, एनकरेज एंड इग्नाइट। क्या हो जाएगा? फ्यूल, किंडल, एनकरेज एंड इग्नाइट एक अर्थ में स्टोक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डैम्पेन, क्वेंच, सप्रेस एंड डल। क्या हो जाएगा? डैम्पेन, क्वेंच, सप्रेस एंड डल एक अर्थ में स्टोक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेंच। एक सिनोनिम एक एंटोनिम जरूर लिखिएगा कमेंट में। चले यहां पर जो पहला शब्द आया है वो है स्टोक, इस पेज पर का। टू मेक पीपल फील समथिंग मोर स्ट्रांगली और टू ऐड फ्यूल टू अ फायर एटसेट्रा। उकसाना, भड़काना, भट्टी में कोयला झोंकना। फ्यूल, किंडल, एनकरेज एंड इग्नाइट एक अर्थ में स्टोक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। डैम्पेन, क्वेंच, सप्रेस एंड डल एक अर्थ में स्टोक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पब्लिसिटी वॉज इंटेंडेड टू स्टोक अप इंटरेस्ट इन हर म्यूजिक। क्या है? द पब्लिसिटी वॉज इंटेंडेड टू स्टोक अप इंटरेस्ट इन हर म्यूजिक। चले अगला जो शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, फ्लेयर अप। ये फ्रेजल वर्ब है फ्लेयर अप। टू सडनली स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली, या फिर किसी पर्सन के लिए कहें टू सडनली बिकम एंग्री
और इलनेस और इंजरी की बात करें टू सडनली स्टार्ट अगेन और बिकम वर्स, मतलब आग भड़कना, अचानक क्रोधित होना और ज्यादा बिगड़ना। इस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एंगर, स्नार्ल, स्नैप एंड रेज, एंगर, स्नार्ल, स्नैप एंड रेज, यहां पर एंग्री वाले सेंस को मैंने यहां पर लिया है। सिनोनिम के तौर पर एक अर्थ में फ्लेयर अप के प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें पीस, काम, कूल एंड रिलैक्स, एक अर्थ में फ्लेयर अप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है जो इस पेज पर पहला आया है, टू सडनली स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली। और अगर हम किसी इंसान की बात करें टू सडनली बिकम एंग्री, और हम इलनेस और इंजरी की बात करें टू सडनली स्टार्ट अगेन और बिकम वर्स, मतलब है अचानक शुरू हो जाए और बिगड़ जाए, ज्यादा बिगड़ना। तो आग भड़कना, अचानक क्रोधित होना, ज्यादा बिगड़ना, इस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब फ्लेयर अप का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। He put more logs on the fire and watched it flare up again. He put more logs on the fire and watched it flare up again. चलिए अगला एक और फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है एडजस्ट अ कंट्रोल ऑन अ डिवाइस टू रिड्यूस द वॉल्यूम और लेवल, और रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड, रिजेक्ट एन ऑफर एप्लीकेशन मेड बाय समवन। तीन अर्थ, धीमा करना, अस्वीकार कर देना, वही सेम ही चीज है दोनों, रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड या फिर रिजेक्ट एन ऑफर और एप्लीकेशन मेड बाय समवन। मतलब है धीमा करना किस चीज को भाई, किसी डिवाइस के लेवल को या वॉल्यूम को, एडजस्ट अ कंट्रोल ऑन अ डिवाइस टू रिड्यूस द वॉल्यूम और लेवल, इस अर्थ में हम टर्न डाउन का प्रयोग करते हैं। या किसी के ऑफर को या प्रपोजल को रिजेक्ट करना, रद्द करना, स्वीकार कर देना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। या फिर रिजेक्ट एन ऑफर एप्लीकेशन मेड बाय समवन, उस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन का प्रयोग करते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, एडजस्ट अ कंट्रोल ऑन अ डिवाइस टू रिड्यूस द वॉल्यूम और लेवल, या फिर रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड या रिजेक्ट एन ऑफर और एप्लीकेशन मेड बाय समवन, यानी कि धीमा करना, अस्वीकार करना, मध्यम करना, इस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं रिजेक्ट, स्पॉन एंड रिबफ। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, स्पॉन एंड रिबफ एक अर्थ में टर्न डाउन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एग्री, एक्सेप्ट एंड अप्रूव। क्या हो जाएगा? एग्री, एक्सेप्ट एंड अप्रूव एक अर्थ में टर्न डाउन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज नॉवेल वाज टर्न डाउन बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर। क्या है? हिज नॉवेल वाज टर्न डाउन बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर। यहां पर दो फ्रेजल वर्ब इस पेज पर, फ्लेयर अप आग भड़काना, अचानक क्रोधित होना, टू सडनली स्टार्ट बर्निंग मोर ब्राइटली, और किसी इंसान के लिए कहें टू सडनली बिकम एंग्री, और किसी इलनेस और इंजरी की बात करें टू सडनली स्टार्ट अगेन और बिकम वर्स, इस अर्थ में हम फ्लेयर अप का प्रयोग करते हैं। दूसरा है टर्न डाउन, एडजस्ट अ कंट्रोल ऑन डिवाइस और रिड्यूस द वॉल्यूम और लेवल, या रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड, या रिजेक्ट एन ऑफर एप्लीकेशन मेड बाय समवन, यानी कि धीमा करना, अस्वीकार कर देना, मध्यम करना, इस अर्थ में हम टर्न डाउन का प्रयोग करते हैं। यहां पर तो सेशन की समाप्ति हो गई। बहुत छांटते 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 40 वर्ड से यहां तक पहुंचे। एक और इसमें बोनस है, आज एक ईडियम भी है। ईडियम क्या है? राइड और रन, रफ सॉर्ड ओवर समवन और समथिंग। ये दोनों साथ यूज होता है, रन के साथ भी और राइड के साथ भी। ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कैरी आउट वंस ओन प्लान्स और विशेस विद एरोगेंट डिसरिगार्ड फॉर अदर्स और देयर विशेस। मतलब है कि आप अपने प्लान के हिसाब से चलिए बिना ये परवाह किए हुए कि सामने वाले को उसका उस पर क्या असर पड़ता है, सामने वाले पर उस आपके प्लान का, सोच का, इंप्लीमेंटेशन का क्या असर पड़ता है, उसके लिए कहते हैं राइड और रन, रफ सॉर्ड ओवर समवन और समथिंग। या फिर क्या? टू एक्ट विदाउट केयरिंग हाउ यू विल अफेक्ट समवन और समथिंग। हाँ, इस तरीके से एक्ट करना कि आप बिना किसी परवाह के कि आपका प्रभाव किसी दूसरे पर क्या पड़ रहा है, इसको सोचे बिना किसी काम को करना है ना, एक्ट करना, उस अर्थ में हम इस ईडियम का प्रयोग करते हैं। राइड और रन, रफ सॉर्ड ओवर समवन और समथिंग, मतलब है दुर्व्यवहार करना, पैरों तले कुचल देना, मतलब दूसरे की भावनाओं का बिल्कुल भी केयर नहीं करना, पूरा अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करना, और यह बिना सोचे हुए कि आपके उस काम का दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रन या राइड, रफ सॉर्ड ओवर समवन और समथिंग। रन के साथ भी इस्तेमाल होता है और राइड के साथ भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लें। He ran roughshod over his employees when he thought they weren't working hard enough. He ran roughshod over his employees when he thought they weren't working hard enough. तो यहां पर एक ईडियम है, राइड और रन roughshod over someone or something, मतलब है दुर्व्यवहार करना, पैरों तले कुचल देना। To act without caring how you will affect someone or something. उम्मीद है आज के इस लंबे अरसे के बाद के एक लंबे सेशन में कुल जो 29 वर्ड्स, एक वर्ड ऑफ द डे 30 और एक ईडियम 31 वर्ड्स और वर्ड्स आपके सामने रखे गए।
सबको पढ़ के आपको मजा आया। मैं जानता हूं सेशन थोड़ा लेंदी हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नए वर्ड्स की संख्या ज्यादा थी और कुछ एक मैंने कहा ना कि अगर विशेष लोगों के आर्टिकल आ जाते हैं तो उसमें सबकी संख्या होती है और मेरी मजबूरी है कि मैं उसको छांट नहीं सकता हूं। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे करके कंज्यूम कर लीजिएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको कि फ्रेंडली होके यूज करें तो आपकी इंग्लिश में बेहतर प्रभाव ला सकता है वो, और एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही। उम्मीद है कि ये लंबा सेशन रहा लेकिन आपको मजा आया, बोरिंग नहीं लगा और ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।